मोदी सरकार की नोट पॉलिसी का आर्थिक मामलों के जानकारों ने समर्थन किया है। जानकारों के मुताबिक इस व्यवस्था के दूरगामी परिणाम देश हित में बेहतर साबित होंगे। पेश है ये खास बातचीत। एक सर्जिकल स्ट्राइक पाकिस्तान के खिलाफ मोदी सरकार ने किया था और दूसरा सर्जिकल स्ट्राइक आप देख पा रहे हैं इस वक्त जो मौजूदा माहौल है, नोटों की जो एक सर्जिकल स्ट्राइक है, 500 और 1000 के जो नोटों पे बैन लगा दिया है मोदी सरकार ने। उसके बाद ये तमाम इंटरनेट वेबसाइट और चारों तरफ जो चर्चा का माहौल है वो नोटों को ही लेकर है कि नोटों को एक्सचेंज कैसे करें, नोटों को बदले कैसे, आने वाली व्यवस्था कैसी होगी, जीडीपी को कितना ग्रोथ मिल पाएगा। इन तमाम मसलों पे ही जनता चौक चौराहों से लेकर कई गली मोहल्लों में बातचीत इन्हीं मुद्दों पे कर रही है। आज इसी मुद्दे को आगे बढ़ाते हुए हमारे साथ में विजय सोनी जी हैं, आर्थिक मामलों के जानकार हैं, उनसे बातचीत करेंगे। विजय जी, सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूँगा, ये जो पॉलिसी आई है मोदी सरकार की, उस पॉलिसी को किस रूप में ले रहे हैं? ये पॉलिसीज को काला धन देश से खत्म करने की एक मैंडेट, क्लियर मैंडेट मोदी जी को मिला और ये जिसे आप सर्जिकल स्ट्राइक या 500,000 के नोटों को बंद होने की स्थिति का विवरण सोशल मीडिया सहित इंटरनेट या अन्य टेलीविज़न साधनों से हम देख रहे हैं। मेरा ये मानना है कि आप ही की बात, यदि सर्जिकल स्ट्राइक है और ये काला धन जो इनकम टैक्स से बचा हुआ कह लीजिए, आतंकवादी, नक्सलाइट्स या नकली नोटों का जो एक ड्रग माफिया सहित सारा जैसा एक वातावरण, काला धन एक इन सब का ही बनाया हुआ अड्डा एक निश्चित रूप से था जिसे देश की जनता समझ रही है। अब ये सर्जिकल स्ट्राइक में जो मिसाइल या जो बड़ा सारा हमला दुश्मन पे करने की एक बात अगर आए तो देश की जनता ये मान रही है कि हमला निश्चित रूप से हुआ और बड़ा हमला इन 500,000 के नोट को बंद करने के निर्णय के रूप में मोदी जी ने 8 तारीख को किया। अब जैसा कि हम जानते हैं कि हमले में जो मिसाइल है उसमें दुश्मन मरे या घायल हो, कितना उसका शरीर रूपी हम दुश्मन मान ले तो वो मरे ना मरे, लेकिन उसके अड्डे पर जो वार हुआ है ये निश्चित रूप से वो दुश्मन घायल होगा, हो सकता है बच जाए, लेकिन डैमेज तो होगा। दुश्मन की जो बात हो रही है उसको जरा परिभाषित करेंगे। ये तो विदेशी आतंकवाद भी है जो एक तरह से नोटों की जो एक नकली नोट छापना और नकली नोटों को हिंदुस्तान में सर्कुलेट करना, ये भी एक विदेशी साजिश रही है। और उसके बाद में कई जो पूंजीपति है जिन्होंने अरबों खरबों रुपए आज दबा के बैठे हुए हैं, उनके सिर का दर्द बढ़ चुका है। तो ये जो एक तरह का आतंकवाद है, आर्थिक आतंकवाद कहा जा सकता है। तो आर्थिक आतंकवाद को किस रूप में देख रहे हैं? क्या ये जो देश में जो बैठे हुए गद्दार हैं, देश में जो फंडिंग करके बैठे हुए हैं और सरकार को टैक्स नहीं देते हैं, तो उनके ऊपर भी एक बहुत बड़ी मार पड़ी? उनके ऊपर मार पड़ी, साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी पिछले 3 दिनों से जो पत्थर फेंकने वाले आतंकवादियों के रूप में अलगाववादियों को जो फंडिंग होती थी, इन 5,000, 1,000 और 500 के नोट बंद होने के बाद वहाँ भी ये वारदात कम हुई है। यहाँ भी जहाँ जहाँ जिस स्टेट में नक्सलाइट एरियाज है उनकी भी बड़े मात्रा में धनराशि इन्हीं 500 और 1000 के नोट में संग्रहित की गई है। वो अगर डंप हो गई है, जैसे इनकम टैक्स के जो जिन लोगों ने शो बराबर नहीं किया, डिक्लेरेशन नहीं किया, काला धन उनका अपना एक है, वो भी जिस प्रकार जा रहे हैं, जैसा बैंकों में आप देख रहे हैं, वहाँ पर की स्थिति, रातों की नींद लोगों की जिनके पास ज़्यादा है, निश्चित रूप से बहुत तकलीफ में वो लोग हैं। जहाँ तक आपने ये बैंक में जो अभी जो लाइन लगी और जिस प्रकार मैं आप हम भी जाएं बैंक में, आप भी जाएं, जो लोग बड़ी बड़ी लाइनों में खड़े हैं उन लोगों को थोड़ी परेशानी ये बता रहे कि है, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये जो निर्णय लिया गया है, ये आतंकवाद, नक्सलाइट, इनकम टैक्स से बचे हुए आर्थिक अपराधी कहिए, ड्रग्स माफिया कहिए,
इन सब के द्वारा जमा की गई जो धनराशि है उस पर प्रहार तो हुआ। इस बात को देश की जनता मान रही है। जो 2.5 साल का कार्यकाल है मोदी सरकार का, क्या आपको ऐसा ये आर्थिक जानकारी में ये मानना है कि जो ये जो पॉलिसी अचानक से बनी 500 और हजारों के नोटों को बैन करने के लिए, उसके पहले से ही सरकार प्रिपेयर थी? जनधन योजना के खाते खुलवाए जा रहे थे, लोगों को आधार कार्ड से जोड़ा जा रहा था। आज जो स्थितियां बन रही हैं, आज कम से कम लोगों के पास मैक्सिमम रूप में खाते तो हैं, कम से कम अगर किसी को अपना मनी ट्रांसफर करना है तो उसके लिए दिक्कत तो नहीं है। तो ये जो पॉलिसी है सरकार ने बहुत पहले से ही सोच रखा था इस विषय के बारे में कि ताकि आगे चल के जो है वो रास्ते स्मूथ हो पाए। जरूर, ये आपने भी स्वयं कहा और जैसा देश की जनता देख रही है, ये जो मैंने भी शुरू में कहा कि ये जो क्लियर मैंडेट मोदी जी की सरकार को जो मिला, उसके बाद के जो लाइन ऑफ एक्शन इनके थे, सबसे पहले इन्हें रियल एस्टेट के कारोबार पे कब्जा न करते हुए भी उनको ऐसे नियम कि 5 लाख से ऊपर की आपको जानकारी रजिस्ट्री होती है तो देनी पड़ेगी, पैन कार्ड नंबर आपको यूज करना पड़ेगा, ये सारी चीजें हुई। बिल्डर्स ने, रियल एस्टेट के कारोबारियों ने हल्ला किया। उसके बाद उन्होंने दूसरा स्टेप और एक बहुत बड़ा लिया था, उसको भी हमें याद रखना चाहिए। जब गोल्ड पर 1% की एक्साइज लगी, 47 दिनों तक सोने चांदी का व्यापार बंद है कहकर लोगों ने दुकानें बंद कर ली, लेकिन 1% का एक्साइज लेना मोदी जी का लक्ष्य नहीं था। उनका लक्ष्य था इसी काले धन को जो लोग गोल्ड में कन्वर्ट करते हैं उनके इस कारोबार पर प्रतिबंध लगाने का। अभी 500 हजार का नोट बंद होने के बाद 8 बजे डिक्लेयर किया, रात भर समाचारों में भी आया और हम देख रहे हैं, जान रहे हैं सोने के भावों की। हमने समाचार पत्रों में भी पढ़ा कि 50-50 हजार रुपए का 10 ग्राम सोना, यानी लोगों ने पूरी कोशिश अपनी की कालाधन को सफेद करने की। लेकिन ये नीतियां और ये जो सर्जिकल स्ट्राइक के रूप में ये जो कुछ भी इनका ये ठोस निर्णय है, ये देखिए ये काला धन कितना खत्म होगा। 30 लाख करोड़ की जो ये समानांतर काले धन की जो व्यवस्था चल रही है और उस व्यवस्था में जो कुछ अभी आंकड़े हमारे पास आए हैं कि 125 करोड़ के आसपास धनराशियां 13 तारीख तक आ गई है और बाकी और भी लगातार लोग लाइन में लगे। 30 दिसंबर तक का समय है। किसी प्रकार की सामान्य व्यक्ति को, ईमानदार व्यक्ति को कहीं कोई तकलीफ, किसी प्रकार की तकलीफ वो नहीं बता रहा है। जैसे वर्तमान में जो हालात हैं, लोग स्वागत भी कर रहे हैं इस कदम का और कहीं न कहीं लोगों को जो एक मशक्कत झेलनी पड़ रही है, जो बैंकों में लाइन लगानी पड़ रही है, जो चिल्लर की समस्या है, छोटे छोटे जो व्यापारी हैं वो चाय नहीं बेच पा रहे हैं, कोई चाय पीने वाला है वो चाय नहीं पी पा रहा है, या सब्जी भाजी खरीदने की बात हो तो सब्जी भाजी बेचने वाला बेच नहीं पा रहा है और खरीदने वाला भी खरीद नहीं पा रहा है। चिल्लर की एक दिक्कत है। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए सब्जियां बराबर बिक रही हैं, सब चीज सब कुछ हो रहा है। थोड़ी थोड़ी लोगों को जो ये चिल्लर की करेंसीज को लेने देने में तकलीफ हो रही है, ये तो एक टेम्परेरी कुछ दिनों के लिए ऐसा मान के वो सब्जी वाला भी, वो चाय वाला भी, वो पान वाला भी, वो रिक्शे वाला भी, वो ठेले वाला भी सब मान रहे हैं इस चीज को कि ये तो दूर होगा ही होगा और सारी सेवाएं यथावत जारी है। कहीं कोई किसी प्रकार की आपको या सामान्य व्यक्ति को कोई तकलीफ ऐसा नहीं है बड़े रूप में। हाँ, जब भी कुछ बड़ा निर्णय लिया जाता है निश्चित रूप से थोड़ा आता है कष्ट लोगों को लाइन में लगने का, शॉर्टेज को होने का। अब ये जो लाइनें लगी हैं उसमें भी एक बात ये है कि कुछ लोगों ने जिनका काला धन है वो अपने सारे वर्कर्स को, अपने पहचान वालों को 4000 की लिमिट है, 4500 की लिमिट है, तो लाइन में 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार आप और आप सामान्य आदमी को 1 बार 4000 रुपया मिलने के बाद उससे किसी प्रकार की हफ्ते भर तक की कोई राशि या 4 दिन तक की कोई राशि की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन वहां पर वही व्यक्ति, मैंने सुना है कि ये कुछ ऐसा भी निर्णय आने वाला है कि गोल्ड आना चाहिए। ये मेरा
निवेदन भी है कि गोल्ड के व्यवसाय से जुड़े हुए जितने भी इस प्रकार के समाचार हमने देखे उनके लिए एक तिथि घोषित कर देनी, निश्चित रूप से अर्लीस्ट तिथि। ये आज 15 तारीख है तो 17 तारीख तक तुम जितना कैश तुम्हारी बिक्री बताना चाहते हो, यू मस्ट गो टू बैंक एंड डिपॉजिट योर अकाउंट। ये नहीं कि 30 दिसंबर तक की आपकी अगर चालू है तो आप लगातार हर प्रकार से इकट्ठा करके एक ही दिन में पहुंच जाए वहां अपने चालू खातों में कि हमारी, तो ये नहीं, आपको डिक्लेयर करना चाहिए। और अर्लीस्ट तारीख गवर्नमेंट को मैं ये निवेदन करूंगा कि वो तारीख जल्दी से जल्दी। ये जो पॉलिसी बनी है विजय जी, जैसे धन संचय पे पहले इस तरह से एक ब्रेक लग गया है, उसके बाद जो गोल्ड में जिन्होंने पैसे कन्वर्ट किए, उसके बाद जमीन और रियल एस्टेट के कारोबार में जो पैसे कन्वर्ट करने की कोशिश में लगे होंगे, आगे चल के क्या लगता है आपको? जैसे मोदी जी के जो भाषण है उसमें भी संकेत मिल रहे हैं कि आगे चल के जो ज्वेलरी शॉप वाले हैं उनके ऊपर भी एक लगाम और बंदिश रहेगी, और रियल एस्टेट पे भी एक पैनी निगाह है। आगे चल के क्या इनके ऊपर भी गाज गिर सकती है? क्यों नहीं? मेरा प्रश्न ये है कि क्यों नहीं। देखिए, वॉलंटरी डिस्क्लोजर की स्कीम 30 सितंबर तक के मोदी सरकार ने दी, जनधन योजना गरीबों के लिए दी, एक्साइज 1% गोल्ड पे लगाकर लोगों को चेतावनी दी कि हमारा मकसद 1% लेना नहीं, बल्कि तुमसे हिसाब किताब 2 लाख के ऊपर अगर खरीदते हो तो पैन नंबर आप देते हुए सारा डिटेल, यानी इसको ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए। और उनका जो कदम शुरू दिन से देश की अर्थव्यवस्था को जिस रूप में वो ले जाना देश के भले के लिए चाह रहे हैं, इसमें मैं मतलब सीधे तौर पे ये कहना है कि जो महंगाई है वो कम होगी, जो पेट्रोल डीजल के दाम है या शक्कर के दाम है या चीन और नमक के दाम है और सब्जियों के दाम है, इस पे ट्रांसपोर्टेशन के दाम है, इस पे कहीं ना कहीं एक सॉफ्टनेस आएगी। देख, महंगाई का और इस प्रकार के बहुत सारे पैसे मार्केट में आने का मैं इतना कह सकता हूं कि बैंक की ब्याज दरों में कमी आएगी, बैंक की ब्याज दरों में कमी आएगी। रियल एस्टेट के जो मकान और जो घर जो खरीदने के इच्छुक हैं उनके लिए निश्चित रूप से अब रिजनेबल प्राइस, अभी तो कुछ भी ऐसा नहीं है कि आप जितना चाहे जितना मन में आता है वो भाव, जैसा अभी हो रहा है अभी गोल्ड के मामले में कि 50 से 60 हज़ार रुपया 10 ग्राम पे बिक रहा है, तो उस समय गोल्ड का और भी नियंत्रण और ये जो सारी चीज़ें रियल एस्टेट की भी आएंगी, आम आदमी को निश्चित रूप से राहत मिलेगी, बैंकों में धन बहुत ज़्यादा आएगा। और ये 1.25 लाख करोड़ रुपया ये 13 तारीख तक आ भी चुका है, ऐसा जो लगातार डिपॉजिट भी हो रही, 50,000 करोड़ उसमें से निकाले भी हैं लोगों ने, एक्सचेंज भी कराए हैं। लेकिन मुझे लगता है कि ये सब होने के बाद एक चीज़, इस पूरी प्रक्रिया से निकल लेने के बाद, इस थोड़ी परेशानी के निकल लेने के बाद जो सामान्य रूप से जो हालात आएंगे सामने, वो निश्चित सामान्य हालात की बात करें तो सामान्य हालात कब तक बन पाएंगे? जैसे मोदी सरकार 50 दिन का समय मांग रही है, लेकिन अभी भी हालात सामान्य नहीं हुए हैं। मुझे लगता है कि ये 50 दिन का मोदी जी का जो आप जिक्र कर रहे हैं, 50 दिन बाद उनका हो जाएगा। 50 दिन का समय मांगा उन्होंने, ऐसा नहीं है। देखिए, लगातार जब करेंसी को रिप्लेस किया है तो हेलीकॉप्टर से भी जिन जिन ब्रांचेस में नहीं पहुंची है, मुझे नहीं लगता कि 50 दिन इस परेशानी को जनता लगातार झेलेगी। आपकी परेशानियां, मुझे लगता है कि 2 हफ्ते में जब ये कैशेस जितने भी, और अब ये 500 का नोट भी आ ही गया है, पहले 2000 के नोट की चिल्लर नहीं मिलती थी, अब ये सारी चीज़ें जो है मुझे लगता है 2 हफ्ते के अंदर सब कुछ सामान्य। और वो लोग जो अपने लिए, अपने पैसे के लिए, अपने ज़रूरतों के लिए जो पैसे निकालते हैं, उनकी परेशानी निश्चित रूप से इस 10-15 दिन के अंदर दूर हो जाएगी। अच्छा, सबसे बड़ी बात, जैसे कि जो 2.5 लाख रुपयों से अधिक का ट्रांजैक्शन अगर होता है तो उसकी पूरी जांचों परख होगी, तो एक आज आम आदमी के पास भी 2 से 2.5 लाख 1.5 लाख रुपए रहते हैं, अगर वो इस तरह की बैंक अकाउंट में जाता है और उसको शो करता है, उसके बाद में उसको क्या दिक्कत आनी पड़ती है? सरकार की तरफ से क्या पूछा जाएगा उससे कि ये पैसे कहाँ से आए, उसके हिसाब किताब दीजिए, तो उसमें आम आदमी को क्या हिसाब देना पड़ेगा? नहीं, ये जो 2.5 लाख की आपने कही है,
2.5 लाख, 1.5 लाख, 1 लाख, जो भी इससे नीचे की रकम है, चूँकि 2.5 लाख तक की छूट है इनकम टैक्स में आज की तारीख में, तो वो अपनी कमाई जमा कराए। वैसे लोगों को कोई पूछ या कोई इंक्वायरी या कुछ नहीं होगी। वित्त मंत्री जी ने भी कहा है सार्वजनिक रूप से सारी बात। ये हम भी चूँकि टैक्स कंसल्टेंट भी रहे हैं और कर रहे हैं, उस क्षेत्र में हम काम भी कर रहे हैं, तो ये 2.5 लाख रुपए तक की राशि है। कोई भी एक व्यक्ति अगर जमा कराता है तो आप जवाब क्या देंगे पूछ रहे हैं। मैं कहता हूँ आपको पूछा ही नहीं जाएगा। चलिए, आगे की जो स्थिति है, जैसे कि आपने कहा कि जो बैंक के रेट ऑफ इंटरेस्ट हैं वो कम होंगे, लेकिन बैंक के साथ साथ भी कोई अर्थव्यवस्था पे असर पड़ेगा जो आम जनता को फायदा पहुंचाएगा? अर्थव्यवस्था के जो सुधारने के और सारे जितने काले धन के प्रहार के जितने निर्णय काफी समय से अपेक्षित थे, वो अब लिए जा चुके हैं, ले रहे हैं। और इसके अलावा क्या हो सकता है इस 30 तारीख के बाद भी। आप ही की बात में आप देखिए, प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि मेरे कई प्रकल्प दिमाग में चल रहे हैं। आप समझ लीजिए कि ये निश्चित रूप से सुधार के ही लूँगा। लोग मुझे जो चाहे, जिन लोगों का मैंने ये किया है नुकसान, उनको मैंने वो उनका बड़ा दुश्मन मैं हो गया हूँ, वो मुझे जान से भी मार डालेंगे तो मुझे परवाह नहीं है इस बात की। ये ऐसा कहकर जिस व्यक्ति को आप 56 इंच का चौड़ा है और सीना, और हम ये कर देंगे। सर्जिकल स्ट्राइक के टाइम भी इन लोगों ने कई प्रकार की बातें की, कई क्वेश्चन हमारी सेना पे उठाए। अब ये इस 500,000 के नोट में जाके वहाँ पर बैंकों में लाइन लग के लोगों, मुझे ये कहना है कि ये सब चीजें आम आदमी की नहीं है। अगर हम निष्पक्ष रूप से, और ये अपेक्षा भी जनता की आज नहीं है, लेकिन सियासतदार सियासत तो कर रहे हैं। जो नहीं, सियासतदार जो राहुल गांधी साहब हो गए, चाहे मायावती हो गई, चाहे जो और तृणमूल कांग्रेस हो गया, या फिर और जो मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के लोग हो गए, वो लोग जो मार्क्सवादी विचारधारा के लोग हैं, जो एक पूंजी शासन को एक गलत शासन मानते थे, वो तक आके कह रहे हैं कि मतलब ये जो पॉलिसी है एकदम से थोपी गई पब्लिक के ऊपर। अब वो क्या करें? सवाल ये उठता है कि विपक्ष अगर देश में है तो किसी भी बात का उनको विरोध करना है। वो कहते हैं कि आपके एटीएम तैयार नहीं थे, आपकी मशीनों में 2000 के नोट नहीं आ सकते थे, अलग साइज के हैं, आपने अलग साइज के क्यों बना दिए, आपने एटीएम को क्यों नहीं सुधारा। ये सारी बातें देखिए, ये सारी बातें अगर करती गवर्नमेंट, अगर लोगों को दिखाती कि देखो मैं ये कर रहा हूँ, तो लोग समझ जाते ना कि तो काले धन के जिन लोगों के पास में विभ्राट भरा पड़ा है, वो लोग उस एक रात में कर रही है और अब तक कर रहे हैं। अच्छा, काले धन के ऊपर एक चर्चा और भी आ रही है, जैसे कई लोग नोटों को कन्वर्ट कर रहे हैं 30%, 40%, 50% ऐसे डिमांड में वो नोटों को कन्वर्ट करके नए नोट भी लोगों को उपलब्ध करा रहे हैं। ये पूरे बाजार में चर्चा है और इसके कई स्टिंग ऑपरेशन भी हो चुके हैं। ये जो इस तरह से जो ये लोग कर रहे हैं, जो अवैध काम कर रहे हैं, उसका कितना असर पड़ेगा? और दूसरा सवाल ये कि जैसे नकली नोट के छापने का भी, जो अभी के 2000 के नोट आए हैं उसके भी नकली नोट बन गए हैं, अभी कुछ गिरोह पकड़ाए भी हैं। तो उसको देखते हुए क्या लगता है कि जो आपराधिक मानसिकता वाला व्यक्ति है वो सरकार से कहीं ना कहीं एक कदम आगे चल रहा है, जो सोच ले रहा है? देखिए, 2000 का नकली नोट आ गया, ये कोरी अफवाह है, कहीं किसी प्रकार की इसमें सत्यता नहीं है। सोशल मीडिया या फेसबुक पे लोग बता रहे हैं। नहीं, लेकिन गिरोह पकड़ाए हैं, उनके पास से मशीनें जब्त हुई हैं। नहीं, मैं नहीं मानता इस चीज़ को। मैं आज की तारीख में ऐसा कोई प्रामाणिकता नहीं है कि कहीं कोई 2000 का वो नोट मिला। दूसरा, ये एक्सचेंज कर रहे हैं 20%, 30% लेकर, जो अवैध कारोबार कर रहे हैं। और जो हम सुन रहे हैं, आपने भी सुना है, देखा है। देखिए, जब इस प्रकार के लोग इस फायदे को अपने शॉर्ट टर्म में देख रहे हैं, मुझे लगता है कि ऐसे लोगों को आप देशभक्त या देश के प्रति सोचने वाले लोग तो नहीं कर सकते। छोटे मोटे लोग अगर 10-5 हज़ार रुपया लेके भी बैठ गए और एक्सचेंज करते कि 500 के बदले 400, या ऐसे भी मैंने देखा है, समाचार सुना भी है। मुझे लगता है इसमें कोई बात में कोई ऐसी अर्थव्यवस्था पे जो एक अच्छा कदम उठाकर सुधार करने की बात है। इन सब बातों का ये तो साइड इफेक्ट छोटे छोटे हैं जो हो रहे हैं। आपने भी सुना है, मैंने भी सुना, लेकिन गलत हो रहे हैं। अंतिम सवाल आपसे, ये जो मसला है, ये जो अभी वर्तमान के जो हालात हैं उसको देखते हुए देश की प्रगति पर कितना असर पड़ेगा? देश की जो आर्थिक नीति है, सामाजिक नीति है,
वैश्विक नीति है उस पर कितना असर पड़ेगा, भारत कितना आगे बढ़ पाएगा? देखिए, ये कितना आगे बढ़ पाएगा इसका आंकड़ा तो चूंकि बैंकों में अभी भी लाइन लगी है, कितना काला धन सामने और कितनी करेंसीज बैंक में आती है ये अपने को 30 तारीख तक का समय है लेकिन अभी जो फिगर अभी जो मैंने बताया आपको, जो 13 तारीख तक के आए 125 लाख करोड़ के, अब ये इस प्रकार आंकड़े हैं तो हम निश्चित मान के चलिए कि बहुत अच्छा होगा। ये तो मान के चलिए कि बैंकों की ब्याज दरें कम होंगी, ऐसा क्योंकि उनके पास कैश की मात्रा अच्छी रहेगी और वो जिन लोगों को ज़रूरतें हैं मकान खरीदने की या जिनको, तो काफ़ी कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट में कमी करके देश की अर्थव्यवस्था पे निश्चित रूप से इसका अच्छा असर पड़ेगा। इसके अलावा और कोई विकल्प जो हो सकते थे वो मोदी जी ने पहले से ही करना शुरू कर दिए थे। तो देश की अर्थव्यवस्था पे काफ़ी बेहतर असर पड़ेगा, ऐसा आर्थिक मामलों के जानकार भी कर रहे हैं। और सबसे अच्छी बात देश में देखने को ये भी मिल रही है कि लोग लाइन तो लग रहे हैं बैंकों के आगे और घंटों अपना समय व्यतीत कर रहे हैं, अपने पूरे कामकाज को छोड़कर बैंक ट्रांजैक्शन में लगे हुए हैं, कोई नोटों को बदलने में लगा हुआ है, कोई जमा करने में लगा हुआ है। तो इस प्रोसेस की जो ये एक हैक्टिक प्रोसेस है, लेकिन उसके बावजूद भी कई लोगों में ये विचारधारा है कि जो रणनीतियाँ बनी वो कहीं ना कहीं भविष्य को लेकर बनी है और आम जनता को राहत पहुँचाने वाली रणनीतियां बनी है। तो इससे कहीं ना कहीं आम जनता को फायदा होगा, वरना ये जो पॉलिसी बनी है पूरे देश भर के लिए बनी है। आज एक जिले के लिए अगर कोई पॉलिसी बन जाती है, अगर वो जनता को नागवार गुजरती है तो लोग जो पॉलिसी बनाने वाले हैं उनके पुतले जलने शुरू हो जाते हैं। तो देश भर में एक क्रांति आई हुई है, लेकिन ऐसा कोई भी हेक्टिक माहौल देखने को नहीं मिल रहा है। थोड़ी सी परेशानी जरूर है, वक्त जो है लग रहा है थोड़ा सा वो वक्त निकल जाएगा, ऐसा आर्थिक मामलों के जानकार कहते हैं। और उसके बाद जो है एक स्मूथ वे पे जो आर्थिक व्यवस्था है, आर्थिक जो सुचारूकरण है वो देखने को मिलेगा। एशियन न्यूज़ के लिए कैमरामैन जितेंद्र साहू के साथ मैं शशिकांत तिवारी।